देखो बेटे, आज हमारी जो क्लास रहेगी तो आज हम बात करेंगे कि जो एनिमल प्रोटोजोआन्स होते हैं, जैसे किंगडम प्रोटिस्टा को जब मैंने आपको बताया था तो हमने उसको क्लासीफाई किया था। तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के बारे में हम लोग अब तक पढ़ चुके थे, जिसमें हमने उसको दोबारा से क्लासीफाई करके काफ़ी कैटेगरीज उसकी बनाई थी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एनिमल प्रोटिस्ट के बारे में। तो जो एनिमल प्रोटिस्ट होते हैं उनको और क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट। क्लियर? तो सबसे पहले आपको समझना है कि एनिमल प्रोटिस्ट का सेकंड नेम जो है वो क्या है, तो वो है प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट। क्लियर? अब जो प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट होते हैं इसको हमने यहाँ पे 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट के बारे में। तो प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट, अब देखिए जो प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट होते हैं इनको एनिमल प्रोटिस्ट भी कहा जाता है, और यहाँ पर इनको हमने 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है जूफ्लैजिलेट। जूफ्लैजिलेट्स पहली जो कैटेगरी है, सही है। और जो दूसरी हमने यहाँ कैटेगरी चूज़ की है इसको हम फाइलम भी कह सकते हैं, तो वो है हमारा सार्कोडेना। तो सेकेंडली सार्कोडेना कहा जाता है। तीसरी जो फाइलम है इसका वो होता है हमारा तीसरा जो फाइलम है दैट इज नोन एज द स्पोरोजोआ, और चौथा है हमारा सिलिएटा। क्लियर? तो इस तरह से हमने इनको 4 अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इन चारों अलग अलग फाइलम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगा नंबर फर्स्ट करके, दैट इज जूफ्लैजिलेटा। अब देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है तो इसका मतलब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बायोलॉजिकल जो टर्म होते हैं वहाँ से वो आपको समझ लेने चाहिए। तो जू का मतलब है एनिमल और फ्लैजिलेट का मतलब है जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है, यानी ऐसे एनिमल जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है उन्हें जूफ्लैजिलेट्स कहते हैं। अब जूफ्लैजिलेट्स की बात करते हैं तो जब फ्लैजिला है तो जाहिर सी बात है इनके अंदर मोशन भी होगा। क्लियर? तो हम पहले बात करते हैं कि ये कहाँ रहते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं वो सब फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ प्रोटिस्ट मरीन वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ सेप्रोविक होते हैं, कुछ पैरासाइटिक होते हैं जी। तो ये कैटेगरी हम लोग आपको पहले बता चुके हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा कि ये फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग एक्वेटिक एनिमल, यानी ये स्वतंत्र रूप से रहने वाले जलीय जानवर हैं। प्लस इसके अलावा पैरासाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक हैं, सेप्रोविक भी होते हैं। इनकी कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो सेप्रोविक होती हैं, मतलब जो ऑर्गेनिक डेड एंड डिके मटेरियल होता है ये उस पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये सिम्बायोटिक भी होते हैं, यानी सिम्बायोटिक का मतलब है ये किसी के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में भी रहते हैं, किसी दूसरे एनिमल के साथ में, समझे? तो सिम्बायोटिक, तो ये इनका पहला हमारा समझ में आया पॉइंट किस तरह का होता है। अब हम बात करेंगे कि इनके अंदर कह सकते हो कि जो इनकी सेल है तो उस सेल में न्यूक्लियस किस प्रकार से पाए जाते हैं, यानी ये सिंगल न्यूक्लियस वाले होते हैं या बाई न्यूक्लियस वाले होते हैं या मल्टी न्यूक्लियस वाले होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड पॉइंट होगा दैट इज नोन एज द, यानी दीज आर यूनिन्यूक्लिएट। देखिए यूनिन्यूक्लिएट का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियस वाले, सही है। तो ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जो कि कह सकते हो मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं। तो यूनिन्यूक्लिएट एंड सम आर मल्टी न्यूक्लिएट, यानी कुछ ऐसे होती हैं जो मल्टी न्यूक्लिएट स्पीसीज होती हैं।
अब इसके अलावा इनमें और कौन क्या पॉइंट पाया जाता है? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब इनमें फ्लैजेला है तो लोकोमोशन किससे होगा? बाई फ्लैजेला होगा। तो इस पॉइंट को हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको तो आप समझ ही लेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो ये होता है कि इनमें न्यूट्रिशन किस प्रकार का पाया जाता होगा, मतलब ये अपना खाना जो है वो किस प्रकार से खाते होंगे। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन जो है वो इनमें किस प्रकार से होता है। तो देखिए ये जू फ्लैजिलेट्स हैं, तो जू फ्लैजिलेट्स हैं तो जाहिर सी बात है ऑटोट्रॉफिक कैटेगरी में तो आते नहीं होंगे। तो पहली बात, इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रॉफिक टाइप का होता है, हेट्रोट्रॉफिक। क्लियर? न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक में भी कौन सा होता है? होलोजोइक होता है। समझे? होलोजोइक के अलावा इनमें और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ये आपको नोट करना है। तो होलोजोइक के अलावा ये सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और ये पैरासाइटिक भी होते हैं। क्लियर? तो अब न्यूट्रिशन की बाहरी बात हो गई, लोकोमोशन हमने इसका डिफाइन कर दिया। अब हम देखेंगे कि अगर ये अपना खाना किसी दूसरे एनिमल से ले रहे हैं, इनमें न्यूट्रिशन अगर हेट्रोट्रॉफिक टाइप का हो रहा है, तो आपको एक चीज़ यहाँ से समझ लेनी चाहिए कि अगर ये एक्सेस अमाउंट ऑफ खाना अगर खा लेंगे तो उसको किस तरह से रिजर्व फूड मटेरियल में कन्वर्ट करेंगे। सही है? तो हम बात करेंगे कि इनका रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो यहाँ लिखेंगे दे स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। क्लियर? तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये ग्लाइकोजन के रूप में अपने खाने को स्टोर कर लेते हैं। सही है? अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस प्रकार से रहता होगा। सही है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है बाइनरी फिशन द्वारा, यानी बाइनरी फिशन द्वारा इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट इन अनफेवरेबल कंडीशन asexual reproduction occurs by cystation। सिस्टेशन तो आप जानते ही होंगे, ये सिस्ट बना लेते हैं, मतलब एक सिस्ट जो होती है ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है। जैसे कि अगर मान के चलिए पानी सूख जाता है या कंडीशन इनके अगेंस्ट हो जाती है, तो इनकी जो सेल होगी उसकी जो आउटर में क्या होगा, उसके एक सेल जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी। इनएक्टिव होने के बाद इसके बाहर एक हार्ड कवरिंग डेवलप हो जाएगी, जिसको हम सिस्ट बोल देते हैं। तो ये सिस्टेशन जो मैंने शब्द यहाँ जोड़ा हुआ है वो सिस्ट से है। सही है? जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगी, इनको दोबारा से मॉइस्चर मिलेगा, ये दोबारा से रीग्रोथ करेंगे और वापस अपनी शेप में आ जाएंगे। क्लियर? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम यहाँ देखेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इनमें कैटेगरी होती है वो किसके द्वारा होती है, वो केवल कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नहीं होता है, तो आपको एक चीज़ विशेष तौर पर यहाँ ध्यान रखनी है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वो क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी में नहीं होता, केवल कुछ ही ऐसे कह सकते हो जू फ्लैजिलेट्स होते हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम लिख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स ओनली इन फ्यू फ्लैजिलेट्स, फ्यू जू फ्लैजिलेट्स। क्लियर? तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो कि इस कैटेगरी में इनको रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं ट्रैपेनोसोमा। ये बहुत वेल नोन है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जू फ्लैजिलेट्स कैटेगरी में से नीट एग्जाम में। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि सबसे पहला हमारा ट्रैपेनोसोमा है, इसके अलावा है लेशमैनिया,
लेशमैनिया भी इसी में आ जाता है। इसके अलावा ट्राइकोमोनास जो है वो इसी कैटेगरी में आ जाता है। ये सारी चीज़ें बेटा आपको नोट करके चलना है ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सही है। इसके अलावा गियार्डिया आता है, गियार्डिया भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा लिम्फोसोमा जो है वो भी इसी कैटेगरी में आता है, लिम्फोसोमा। अब थोड़ा सा एक इसमें आई थिंक और बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोमोनास जो है वो भी इसी में पाया जाता है। तो ट्राइकोमोनास सॉरी मैंने लिख चुका हूँ, तो यहाँ पे एक ट्राइको के हिसाब से और बचा हुआ है, उसका नाम होता है ट्राइकोनिम्फा, सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ट्राइकोनिम्फा। अब देखिए हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो ट्रैपेनोसोमा होता है वो किस प्रकार का होता है और इनके क्या क्या वर्क रहते हैं सबके। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, इसके एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से मिल जाते हैं, सही है। जैसे हम ट्रैपेनोसोमा की बात करते हैं तो ट्रैपेनोसोमा गैम्बियंस इसका पूरा नाम होता है, समझ में आ रहा है। ट्रैपेनोसोमा गैम्बियंस इसका पूरा नाम है, क्लियर। तो ट्रैपेनोसोमा गैम्बियंस जो होता है ये करता क्या है, सबसे पहले आपको समझना है। तो ये क्या करता है, कॉज स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी जो होती है ये जनरेट करता है। दूसरी चीज इसको ट्रांसमिट कौन करता है, तो इसको ट्रांसमिट करता है तो लिख देंगे ट्रांसमिटेड बाय टिसी फ्लाई, टिसी फ्लाई, यानी टिसी नाम की एक मक्खी होती है जिसके द्वारा इसको ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब दूसरी चीज़ जो होती है कि अगर हम बात करें कि टिसी फ्लाई का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, ये कई बार नीट में क्वेश्चन आया है, एम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है, समझे। तो उसका नाम होता है ग्लॉसिना पाल्पेलिस, सही है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मार्क करूँगा। टिसी फ्लाई का वैज्ञानिक नाम होता है ग्लॉसिनिया पाल्पेलिस, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसका ट्रांसमिशन जो है टिसी फ्लाई से हो गया जिसका नाम गॉसिनिया पाल्पेलिस है, ये स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है। अब बात करते हैं कि अगर ये बीमारी किस कंटिनेंट में पाई जाती होगी, सही है। तो देखिए ये जो बीमारी है ये इंडिया में नहीं होती, ये बीमारी उन जगहों पे होती है जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और ये पाई जाती है अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर, समझे। क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा ह्यूमिडिटी कम होती है, अफ्रीका में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो ये मक्खी जो है वो कहाँ पाई जाती है, अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि ये बीमारी किस तरह से हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, तो ये मक्खी के काटने से होती है या मक्खी के द्वारा हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र की जाती है। अगर ये हमारी बॉडी में इनकेस आ भी गया तो कैसे आप पहचान करेंगे इस बीमारी की, ये यही बीमारी है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये स्लीपिंग सिकनेस है। स्लीपिंग सिकनेस का मतलब होता है इसमें हमें नींद बहुत आती है, क्योंकि इसका जो प्रोटोजोआ होता है वो हमारे ब्रेन के नर्वस सिस्टम, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग कहते हैं, ये उसको पूरी रूप से क्या कर देता है, प्रभावित करता है, ये। अब इसके अलावा अगर हम ये देखें कि इसके जो जब ये हमारी बॉडी में आता होगा तो देखिए ये जो ट्रैपेनोसोमा जो है इसकी जो ग्रोथ फेज होती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जब ये एंट्री करेगा तो इसके अंदर अलग अलग फेज़ होती हैं। जैसे ग्रोथ फेज, तो ग्रोथ फेज जो होगी वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट होगी, समझ में आ रहा है। इसके अलावा इसकी जो प्रोलीफरेशन फेज होगी, तो प्रोलीफरेशन फेज में क्या होगा, ये हमारे बॉडी के ब्लड स्ट्रीम के अंदर कंप्लीट होगा, समझे। अब इसके अलावा जो तीसरी फेज हमारी आती है यहाँ पे, जिसको हम लोग कह सकते हो कि इसकी गैमेटिक फेज, यानी गैमीट्स बनने वाली। तो जो गैमेटिक फेज होती है वो कहाँ कंप्लीट होती है, वो मक्खी के अंदर जो सैलिवरी ग्लैंड होती है वहाँ पे कंप्लीट होती है, समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको कॉपी पे नोट कर लेना है, सही है। अब इसके अलावा और क्या क्या इसमें होता है, तो इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जब हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है तो हमें ठंड लगती है।
प्लस बहुत तेज़ बुखार आता है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम जो है पूरी तरह से हिल जाता है, मतलब हमारी इम्यूनिटी जो है डाउन हो जाती है, लिम्फ नोड का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, समझिए, और हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसको बहुत तेज़ नींद आती है। समझ में आ रहा है? तो ये करेक्टरिस्टिक इसके फीचर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं लेशमैनिया। लेशमैनिया का जो पूरा नाम है वो है लेशमैनिया डिनोवानी, सही है? तो लेशमैनिया डिनोवानी इसका पूरा नाम होता है। अब हम बात करेंगे कि ये भी पैरासाइट है ह्यूमन का, और ह्यूमन पैरासाइट होने के साथ साथ ये किस तरह का बीमारी उत्पन्न करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये जनरेट करता है दमदम फीवर, इसको हम लोग दमदम फीवर बोलते हैं, या आप इसको ब्लैक सिकनेस कह सकते हो, ब्लैक सिकनेस, या हम इसको लेशमैनियासिस कह सकते हैं, लेशमैनियासिस इसको हम लोग कह सकते हैं, लेशमैनियासिस। अब इसके अलावा इसको हम लोग एक नाम और दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं काला अजार। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो कई बार नीट में आपसे पूछा गया है, समझिए, इसलिए आप इसको हल्के में न लें। आप सोचने लग जाओगे अरे साहब ये तो वैसे ही पढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन जो है बड़ा बेसिक तरीके से आपको पूछे जाते हैं। आजकल जो नीट का एग्ज़ाम आ रहा है बहुत टफ नहीं आ रहा, बस ये है अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, सही है, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो टर्मिनोलॉजी आ रही है आजकल, समझिए, वो टर्मिनोलॉजी जो टर्म्स हैं वो आपको डीपली समझने होंगे, समझिए। तो हम जो आपको यहाँ बता के चल रहे हैं, मैं आपको इसलिए टर्म्स को बताता हूँ। कुछ बच्चों को लगता होगा कि अरे सर ये फालतू की चीज़ें आप बता रहे हो, नहीं फालतू नहीं है, ये टर्म्स मैं आपको इसलिए क्लियर करा रहा हूँ ताकि आपको पता चलना चाहिए कि सेंस क्या होता है, समझिए। बहुत सारे बच्चों को तो ये पता नहीं होता कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, सेंस हमारे बायोलॉजी में रट्टा मार लेते हैं, रट्टा नहीं मारना है, यानी बायोलॉजी डिपेंड ऑन द सेंस, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लियर। तो काला अजार जो डिसीज़ है वो किससे होगी, लेशमैनिया डिनोवानी से होगी। इसके अलावा हम देखेंगे ये ट्रांसफ़र कौन करेगा इसको, तो यहाँ पर हमारा बनता है ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई। तो सैंड फ्लाई नाम की एक मक्खी होती है जो इसको ट्रांसफ़र करती है, ट्रांसमिट करती है। अब हम देखेंगे कि ये जो मक्खी है वो किस तरह के देशों में पाई जाती है, तो ये हमारे ईस्ट एशिया में पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है, प्लस अमेरिका में पाई जाती है, क्लियर। अब इसके अलावा जो सैंड फ्लाई होती है, अगर मैं आपसे कहूँ कि सैंड फ्लाई का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, सही है, तो सैंड फ्लाई का जंतु वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है फ्लेबोटोमस स्पीसीज, समझिए, ये चीज़ आपको नोट करके चलना है। वो क्या होता है, फ्लेबोटोमस स्पीसीज, क्लियर। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमें माइंड करनी होगी। अब इसके अंदर भी देखिए बीमारी तो बीमारी है, तो कौन कौन से लक्षण आते होंगे ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा लगातार बुखार रहता है, यानी बॉडी हमारी बुखार से पीड़ित रहती है। इसके अलावा इसमें और क्या क्या होता है, बुखार होने के साथ साथ हमारे लीवर का साइज़ बढ़ जाता है, हमारे लिम्फ नोड्स का जो साइज है वो भी बढ़ जाता है, यानी इसके सिम्टम्स भी थोड़े बहुत जो हैं वो हमारे स्लीपिंग सिकनेस से मैच करते हैं, क्लियर। अब हम बात करते हैं ट्राइकोमोनास। तो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस इसका पूरा नाम होता है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। अब देखिए नाम रखा गया वेजिनेलिस, तो वेजिनेलिस जो होता है वेजाइना जानते हो, ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो बर्थ कैनाल होती है उसको वेजाइना बोलते हैं, है ये। तो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस ये एक क्या होता है, प्रोटिस्टा होता है जो फीमेल की वेजाइना के अंदर पाया जाता है, क्लियर। और वहाँ पे ये लिकोरिया नामक डिसीज़ प्रोड्यूस करता है। तो इस डिसीज़ का नाम क्या है, ल्यूकोरिया। तो ये लिकोरिया नाम के डिसीज़ जनरेट करता है। अब मान के चलिए किसी फीमेल को ये इन्फेक्शन हो गया तो कैसे पता चलेगा, तो देखिए फीमेल को जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसको थोड़ी सी इचिंग होगी,
यानी उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं, यानी वेजाइना के अंदर थोड़ी सी उसको इचिंग होगी, प्लस उसमें से वाइट डिस्चार्ज जो है वो बाहर निकलेगा जो बदबूदार होगा। जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है तो वाइट डिस्चार्ज का जो कलर है वो येलो हो जाता है और बदबू बहुत ज़्यादा होती है। ये तो आप समझ जाइएगा। प्लस फिर अगर इन्फेक्शन हमारे यूट्रस में चला गया, मान के चलिए, तो ये खतरनाक हो जाता है, समझे। तो इसलिए जितनी भी फीमेल्स होती हैं, अगर हम देखेंगे, क्योंकि हमारी इंडिया में हाइजेनिक जो है बहुत ज़्यादा है, तो फीमेल्स जो होती हैं ड्यूरिंग द पीरियड वो क्या करती हैं, उनको जैसे वो गंदे कपड़े यूज़ करती हैं या कॉटन की कोई भी सारी चीज़ें यूज़ करती हैं जो गांव देहात में होता है, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर शहरों की बात करें तो शहरों की जो फीमेल होती हैं उनमें ये बहुत कम होता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो उनकी केयर रखती हैं। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं गियार्डिया। तो गियार्डिया जो है ये भी हमारा एक पैरासाइटिक है और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ये ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है इसको। सही है, इसे क्या कहा जाता है, हालांकि इसका पूरा नाम होता है गियार्डिया इंटेस्टिनैलिस। सही है, तो मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, गियार्डिया इंटेस्टिनैलिस। ये हमारी इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला एक एंडोपैरासाइट है। और इसके अलावा हम देखेंगे, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन इसका दूसरा नाम है, निक नेम जिसको कह सकते हैं। अब इससे होता क्या है, अगर इसका इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो जाए तो क्या पहचान होगी। सही है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या क्रिएट करता है, एपिग्लॉटिस पेन क्रिएट करता है। क्या करता है, एपिग्लॉटिस पेन, पहली चीज। दूसरा एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कह सकते हो आप। ये इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें ये जनरेट करता है। तो अब आदमी को जब पेट में गड़बड़ होगी तो आपको पता ही है उसको सिर में दर्द रहेगा, तो ये हेडेक प्रोड्यूस करता है, यानी हेडेक भी आपको होता है, सिर में दर्द रहता है, और जब सिर में दर्द रहेगा भैया तो बुखार भी आएगा। सही है, तो ये फीवर भी प्रोड्यूस कर देता है बॉडी के अंदर, टेम्परेचर भी आपकी बॉडी का बढ़ जाएगा। अब इसके अलावा और क्या कर सकता है, नहीं है, अब कहोगे सर सबरे तो काम तो जाने कर दे, अब क्या करे वो, जी। तो आप ध्यान रखो, एपिग्लॉटिस पेन तो हो ही गया, एब्डोमिनल पेन भी हो गया, हेडेक भी हो गया, फीवर भी हो गया। अब एक चीज़ बची, जी, वो क्या है, जब इतने काम हो जाएंगे तो आदमी को दस्त भी चल जाएंगे। ये तो क्या हो जाएगा, डायरिया। जी, तो ये डायरिया भी कर देता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। अब बहुत सारे डॉक्टर्स तो बेचारे पता ही नहीं कर पाते, बोले बीमारी कौन सी, साथ हमारी समझ में ना आ रहा, बल्कि गियार्डिया इंटेस्टिनैलिस के से होने वाली बीमारी होती है। सही है, तो अब हमने लिम्फोसोमा के बारे में बात करेंगे। लिम्फोसोमा जो है ये एक सिम्बायोटिक फॉर्म में पाए जाने वाला प्रोटिस्ट है, जो वुड कॉकरोच होते हैं। अब कहोगे सर किचन कॉकरोच तो सुने, जो वुड कॉकरोच कहाँ से आ गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप कभी जंगलों में घूमने जाइए, तो जंगलों में जब आप घूमने जाएंगे तो वहाँ पे आपको शाम के समय में जब धूप बंद हो जाती है, सूर्य छिप जाता है, तो वहाँ पे आपको कुछ कॉकरोच जैसे एनिमल्स नजर आएंगे जो लकड़ियों को खाते हैं। कट कट की आवाज़ रात में आपको बिल्कुल जंगल में सुनाई देगी, उनको वुड कॉकरोच कहा जाता है। तो वुड कॉकरोच के इंटेस्टाइन के अंदर ये लिम्फोसोमा नामक जो प्रोटिस्ट होते हैं वो पाए जाते हैं, और ये वहाँ पे एज ए सिम्बायोंट के रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मतलब ये उनको प्रॉफिट पहुँचाते हैं और वो इनको प्रॉफिट पहुँचाते हैं, मतलब दोनों प्रॉफिटेबल होती हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं ट्राइकोनिम्फा के अंदर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइकोनिम्फा, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। आपने दीमक तो सुनी होगी, समझी। तो आपने कभी गौर किया है कि दीमक जब लकड़ी को खा जाती है तो लकड़ी को मिट्टी कैसे बना देती होगी। तो लकड़ी के अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो जब दीमक सेलुलोज को खाएगी तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले कोई भी तो उसके अंदर होना चाहिए। तो ये टर्माइट जो होती हैं जिसको हम दीमक कहते हैं, तो दीमक की इंटेस्टाइन के अंदर ये ट्राइकोनिम्फा नामक प्रोटिस्ट जो है वो पाया जाता है। क्लियर। तो वहाँ पे इसका काम क्या है, जैसे दीमक ने लकड़ी खाई तो ये प्रोटिस्ट जो होगा वो उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, यानी उसके सेलुलोज को डाइजेस्ट करके उसको मिट्टी में कन्वर्ट कर देता है।
सही है। तो इस तरह से मैंने आपको सारे एग्जाम्पल इजीली तरीके से समझा दिए बेटा, ये सब चीज़ें आपको नोट कर लेनी है, सही है। ये नीचे वाले चाहे देखो ऊपर एक बार ध्यान रखना है मत रखना, क्योंकि वो सारे सिम्टम्स तो लगभग कॉमन जैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन तो आता ही आता है। समझ में आ रहा है ना? तो पिछले सेट उठा के देख लो, पिछले साल का उठाओ, उससे पिछले साल का उठाओ, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलिए, तो अब हमने यहाँ पे फाइलम जू फ्लैजेलेट्स के बारे में आपको सारा कुछ बता दिया है। अब देखिए हमारा जो दूसरा फाइलम यहाँ से बचा हुआ है उसका नाम है सार्कोडेना। अब हम पढ़ेंगे कि सार्कोडेना के अंदर ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो हम लोग सेकंड देखेंगे। तो सेकंड है हमारा फाइलम सार्कोडेना। चलिए, अब हम पढ़ेंगे सार्कोडेना के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। तो सार्कोडेना जो होता है, इसमें देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं बिल्कुल जू फ्लैजेलेट्स जैसे होते हैं। जैसे ये फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं, इनमें सैप्रोबिक नेचर भी होती है, पैरासाइटिक नेचर भी होती है, ये फ्री लिविंग होते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारा सेम हो गया। अब थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इनमें जो लोकोमोशन होता है, समझिए, वो होता है बाई स्यूडोपोडिया द्वारा। स्यूडोपोडिया पहली चीज। लोकोमोशन किससे होगा? स्यूडोपोडिया द्वारा होगा। उसमें किससे हो रहा था? फ्लैजेला से हो रहा था। ये दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है, क्या उसके चारों तरफ पेरीप्लास्ट नाम की जो लेयर है या जो कवरिंग है वो पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बॉडी इज विदआउट पेरीप्लास्ट, यानी पेरीप्लास्ट नहीं होता है ये, एंड कंटेन सिंगल और मल्टी न्यूक्लियस, यानी या तो एक न्यूक्लियस होता है या इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। मल्टी भी होते हैं, कुछ सिंगल वाले होते हैं, कुछ दो वाले होते हैं, कुछ बहुत सारे होते हैं। अब इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इनमें न्यूट्रिशन कैसा होता होगा। तो देखिए जाहिर सी बात है, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो आपको समझ जाना चाहिए ये भी हेटेरोट्रॉफिक कैटेगरी में ही आ रहे हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक में होलोजोइक टाइप का इनमें न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है, ये हम आपको पहले पढ़ा ही चुके हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है ये। अब इसके अलावा आप देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन के अलावा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस प्रकार से रहता होगा, या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे रहता होगा। तो अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है बाई बाइनरी फिशन, यानी बाइनरी फिशन द्वारा भी होता है, प्लस मल्टीपल फिशन द्वारा भी होता है, मल्टीपल फिशन, समझे। इसके अलावा और कौन सा होता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, बाई बडिंग भी होता है। और बडिंग के अलावा इनमें एक स्वार्म जो स्पोर्स होते हैं वो पाए जाते हैं, तो स्वार्म स्पोर्स द्वारा भी इनमें होता है। तो ये आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, जिसको हम लोग सिनगैमी कह देते हैं। तो लिख सकते हैं बाई फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स का मतलब इसको बोलेंगे सिनगैमी। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ एक नया शब्द निकला है, सिनगैमी। सिनगैमी किसको कहा जाता है? जब किसी मेल गैमीट का न्यूक्लियस फीमेल गैमीट के न्यूक्लियस के साथ अगर फ्यूज हो जाता है तो उसको सिनगैमी कह देते हैं। गैमीट का फ्यूज होना नहीं बोला जाता, गैमीट्स के जो न्यूक्लियस होते हैं जब वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो उनको सिनगैमी कहा जाता है। इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्लियर? तो सिनगैमी द्वारा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हो जाता है।
अब देखेंगे कि जो ये चार जो हमारे पास सार्कोडिना हैं, इन सार्कोडिना को यहाँ 4 अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो पहला जो ग्रुप होता है वो होता है अमीवॉइड। पहला ग्रुप क्या है? अमीवॉइड्स। पहला ग्रुप अमीवॉइड्स में आता है। अब जो दूसरा ग्रुप है वो क्या है? रेडियोलैरिया। दूसरा जो रेडियोलैरियंस होते हैं या रेडियोलैरियंस जिन्हें कहा जाता है, तो वो दूसरा ग्रुप हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे ग्रुप की। तो तीसरा ग्रुप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोरामिनीफेरॉन्स। क्या बोलते हैं? फोरामिनीफेरॉन्स। सही है। अब लास्ट हमारे पास ग्रुप बचा हुआ है तो वो होता है यहाँ पे होलियोगोन्स कहा जाता है इनको, होलियोगोन्स। सही है। तो रेडियोलैरिया हो गया। अब देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, हम लोग इनके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। करेक्टरिस्टिक फीचर्स तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम रहते हैं, कुछ डिफरेंट आएगा तो मैं आपको यहाँ पे मार्क कर दूंगा। तो अब हम बात करते हैं कि अमीवॉइड कैटेगरी में किस किस को रखा गया होगा। तो अमीवॉइड कैटेगरी में किसको रखा जाना चाहिए? नाम ही बता रहा है, आप बताओ किसको रखा जाना चाहिए? तो जो अमीबा है। सही है। तो पहला तो क्या हो गया हमारा? अमीबा हो गया। तो पहला हो गया अमीबा। एक हो गया एंटामीबा। एंटामीबा हिस्टोलिटिका आपने नाम सुना होगा, जो कि एंडोपैरासाइट होता है। तो और ये अमीबा एक डायसेंट्री नामक एक बीमारी जो है उसको जनरेट करता है, जिसको हम लोग पेचिस रोग भी कह देते हैं। सही है। तो वो एंटामीबा हिस्टोलिटिका से होता है। तो यहाँ देखेंगे एंटामीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका इसका पूरा नाम है। अब देखिए इसको हिस्टोलिटिका क्यों कहा जाता है? हिस्टो मतलब होता है टिश्यू और लेटिका का मतलब होता है टिश्यू को डिकम्पोज करने वाला या टिश्यू को डैमेज करने वाला। समझे? तो अगर ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर चला गया तो इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटरनल लेयर होती है, जो म्यूकस लेयर होती है, उसके नीचे एक मस्कुलर लेयर होती है। तो ये म्यूकस को डैमेज करने के साथ साथ उस मसल्स के अंदर अल्सर जनरेट कर देता है। अल्सर जानते हो? घाव पैदा कर देता है। तो जब घाव पैदा होगा तो फिर आदमी को मरोड़ मारेगी पेट में और बार बार लेटरिन जाएगा। जब वो लेटरिन जाएगा तो वो लेटरिन जब निकलेगी तो बहुत बदबूदार होगी, उसमें थोड़ा सा ब्लड भी आएगा। तो उसको पेचिस बोल देते हैं हम लोग। डायसेंट्री, अमीबॉइक डायसेंट्री इसको मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है, गांव में इसको कहते हैं पेचिस। समझ में आ रहा है? तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका के बारे में आपको पता चल गया। अब ये बाईफेजिक होता है, थोड़ा सा यूनिफेजिक, जैसे हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाला एक कह सकते हो एंडोपैरासाइट है। अब इसके अलावा इसमें एक और होता है जिसको बोलते हैं प्रोलीमिक्सा। प्रोलीमिक्सा है ये। अब हम देखेंगे जो रेडियोलैरिया होता है या रेडियोलैरियंस जिनको कहा जाता है, इन्हें जेंट सार्कोडिना कहा जाता है। जेंट मतलब बड़े। तो ये बड़े सार्कोडिना होते हैं, मतलब बड़े आकार के होते हैं, यूनिसेलुलर नहीं होते। आप स्पष्ट तौर पर इनको देख सकते हो बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो ये जेंट माइक्रोस्कोप कैटेगरी में हमारे पास दो ही आते हैं, एक ये आता है रेडियोलैरिया, एक आता है फोरामिनीफेरॉन्स। सही है। तो अब रेडियोलैरिया के बारे में देखेंगे, इसमें किस किस को रखा जाना चाहिए। तो यहाँ होता है अकेंथोमेट्रा। थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, अकेंथोमेट्रा, भैया, यानी ACENTHOMETRA। अकेंथोमेट्रा जो है वो इसमें आ जाता है। सॉरी, CAN है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी स्पेलिंग्स में। तो अकेंथोमेट्रा जो है वो इसमें आ जाता है। दूसरा इसमें जो आता है वो होता है कोलोजोअम। ये वो कौन सा आता है? कोलोजोअम। तो ये दो जो होते हैं वो रेडियोलैरियन कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि फोरामिनीफेरॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो फोरामिनीफेरॉन्स जो हैं वो भी मैंने आपको बताया था, ये भी हमारे जेंट सार्कोडिना होते हैं। तो जेंट सार्कोडिना इस कैटेगरी में किस किस को रखना चाहिए? तो ये होता है एल्थिडियम। यहाँ पे जो आता है वो आता है एल्थिडियम,
अब एल्थिडियम के अलावा देखेंगे इसमें और कौन सी कैटेगरी जो है वो पाई जाती है, तो हम देखेंगे यहाँ पे एक एग्जांपल और है जिसका नाम होता है ग्लोबिजेरिना। समझे, क्या होता है ग्लोबिजेरिना। अब देखिए इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे आ जाता है, जैसे मैंने पहले बताया था स्यूडोपोडिया द्वारा इनमें मोशन होता है, लेकिन फोरामिनीफेरॉन्स जो होते हैं इनमें जो मोशन होता है वो रेटिकुलो, जो मैंने आपको बताया था रेटिकुलोपोडिया, स्यूडोपोडिया के टाइप्स बताए थे मैंने आपको पहले, तो उसके द्वारा होता है। तो इसको लिखेंगे रेटिकुलोपोडिया द्वारा इसमें क्या होता है, लोकोमोशन होता है। समझे, ये चीज़ थोड़ा सा आपको नोट कर लेनी है, थोड़ा अलग है इससे, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास बचा हॉलियोगोन्स। तो हॉलियोगोन्स में हम देखेंगे कि यहाँ पे किस किस को रखा जाना चाहिए या इसमें कौन कौन से जो हैं आने चाहिए। तो इसमें एक ही चीज़ आती है, उसका नाम होता है एक्टिनोफेरस, ठीक है। उसमें क्या रखा गया है, एक्टिनोफायर्स। अब देखिए इसमें भी थोड़ी सी पहचान है। अब हमें देखेंगे कि इसमें किसके द्वारा मोशन होता है, लोकोमोशन होता है, तो वो होता है फिलोपोडिया द्वारा। इसको बोलते हैं फाइलोपोडिया। फाइलोपोडिया जो होता है ये थोड़ा फिलामेंटस टाइप का होता है, तो इसमें ये, हाँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमने इसके 4 अलग अलग ग्रुप बता दिए, उनके एग्जाम्पल्स आपको बता दिए। अब हम देखेंगे कि हमारी जो तीसरी कैटेगरी है, तीसरा जो फाइलम है, उसका नाम है स्पोरोजोआ। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो स्पोरोजोआ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि स्पोरोजोआ में किस तरह के प्रोटिस्ट को रखा गया है, ठीक है। तो चलिए स्पोरोजोआ के बारे में देखते हैं। तो फाइलम स्पोरोजोआ। अब थोड़ा सा इसकी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। अब देखिए कुछ नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, स्पोरोजोआ, इसका मतलब है इनके अंदर स्पोर्स तो बनते ही होंगे, सिंपल सी बात है, समझे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। तो देखिए ये जो कैटेगरी है प्रोटोजोआ की या प्रोटिस्टा की, तो हम ये देखेंगे इस कैटेगरी में एंडोपैरासाइट पैथोजेनिक जो प्रोटिस्ट होते हैं उनको रखा गया है। तो पहली चीज यहां लिखेंगे, दीज आर एंडोपैरासाइटिक एंड पैथोजेनिक। क्लियर। तो ये एंडोपैरासाइटिक भी होते हैं और पैथोजेनिक भी होते हैं, समझिए। पहली चीज तो आप ये माइंड कर लीजिए। दूसरी देखेंगे कि अगर कोई कहता है आपसे न्यूट्रिशन कैसा रहता होगा, तो मैंने आपको पहले बता दिया न्यूट्रिशन जो है वो उसमें पैरासाइटिक टाइप का होता है, सही है। नाम से ऊपर जो हमने लिख ही दिया तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम देखेंगे कि क्या इनमें लोकोमोशन होता है या नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं लोकोमोशन की। तो लोकोमोशन जो होता है वो इनमें हमेशा एब्सेंट रहता है, क्योंकि ना तो इनमें फ्लैजेला पाया जाता। अगर इनमें स्यूडोपोडिया भी होता है तो वो मैच्योर कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी ये लोकोमोशन जो है वो बहुत कम, उसमें कुछ ही स्पीसीज ऐसी होती हैं जो लोकोमोशन करती हैं, अदरवाइज ये लोकोमोशन नहीं करते हैं, सही है। अब हम देखेंगे कि इनकी जो बॉडी होती है, अगर ये एंडोपैरासाइट हैं तो आपको पता है कि ये किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर पाए जाते होंगे, चाहे ह्यूमन के अंदर पाए जाते होंगे। तो इनको उस होस्ट बॉडी से बचने के लिए या उसके एंजाइम से बचने के लिए अपनी बॉडी को किस प्रकार से कवर करना होता है। तो इनकी जो बॉडी होती है वो मैं आपको बता दूं, वो इलास्टिक पेलिकल जो लेयर होती है उससे कवर्ड होती है, समझिए। तो यहां लिख सकते हैं बॉडी इज कवर्ड विद इलास्टिक पेलिकल। इलास्टिक पेलिकल समझ में आ रहा है, इलास्टिक पेलिकल से कवर होती है ताकि ये सुरक्षित उसके अंदर रह सकें। एंड दीज आर यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट मतलब इनमें एक ही न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है, सही है। अब इसमें और कौन सी कैटेगरी पाई जाती होंगी, तो हम देखेंगे कि इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस प्रकार से होता होगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो हम देखेंगे वो किससे होता है, वो होता है मल्टीपल फिशन से, समझी। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, मल्टीपल फिशन से होगा।
अगर कोई पूछेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय सिनगेमी। किससे होगा? सिनगेमी द्वारा होगा। सही है। अब फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि इनमें कौन कौन से एनिमल को रखा जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ हम एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहे हैं। आपने सुना होगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सुना है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिससे मलेरिया नामक जो डिसीज़ है वो हो जाती है, और इसको एनाफिलीज नामक जो मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो, वो इसको ट्रांसफ़र करती है। सही है। अब प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, देखिए मलेरिया को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, तो उस हिसाब से यहाँ पे इनके जो कह सकते हो कि जो एजेंट हैं जिनके या द्वारा ये डिसीज़ होती है, तो वो भी अलग अलग कर दिए गए हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से एक सिंपल मलेरिया आपको मिलेगा। फैल्सीपेरम जो होता है ये थोड़ा सा कह सकते हो कि खतरनाक मलेरिया होता है। और एक यहाँ पे कैटेगरी और आती है जिसको हम लोग कह देते हैं, आपने देखा होगा प्लाज्मोडियम मलेरी। तो एक होता है प्लाज्मोडियम मलेरी। तो इस तरह से यहाँ पे 3 तरह के प्लाज्मोडियम की स्पीसीज़ जो है वो पाई जाती है। तीनों के तीनों खतरनाक बीमारियाँ पैदा करते हैं, जिसको मलेरिया रोग कहा जाता है, जिसकी अलग अलग कैटेगरीज़ को हम लोग जब आगे पैरासाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, मलेरिया पैरासाइट्स के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप का मलेरिया जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। अब इसके अलावा हम ये देखेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो एक होता है टॉक्सोप्लाज्मा। एक टॉक्सोप्लाज्मा जो है वो भी इसी में पाया जाता है। इसका पूरा नाम जो होता है वो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी होता है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। क्लियर। अब इसमें फिर एक होता है कॉक्सीनियन जो है वो भी एक पैरासाइट के रूप में काम करता है। अब थोड़ा एक होता है हमारा यहाँ पे बावेसिया। ये तो बेटा ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, थोड़ा नोट करके चलो इसको, समझे? इसको हल्के मत लो, ये सब क्वेश्चन यहीं से निकल के आएंगे आपके लिए, समझे? आराम से बैठे हो। तो वो क्या होता है हमारा बावेसिया जो होता है वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है। ये तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें किस किस को रखा गया है। तो इसके बारे में देखिए कुछ ये मैं जो आपके सामने आप कह रहे हो ये सब इतना छोटा छोटा आप लिख रहे हो, मैं आपको बेटा बता दूं ये केवल की पॉइंट्स मैं आपको समझा रहा हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी से डिफरेंशिएट करती हैं, समझे? तो आपको इजीली इसको समझ लेना है ताकि आपको आगे चल के कोई परेशानी ना हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलिए, तो हमने यहाँ फाइलम स्पोर जो आके कुछ की पॉइंट्स जो थे वो हमने पढ़ लिए। अब हम देखेंगे कि फाइलम सिलिएटा जो हमारा लास्ट फाइलम है वो कैसे आता है और उसके अंदर कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। सही है। चलिए, तो हम देखते हैं फाइलम सिलिएटा के बारे में। तो फाइलम सिलिएटा जो होता है इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो पहली चीज़ हमने देखा ये फ्री लिविंग होते हैं, समझे? प्लस एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में पाए जाते हैं, और मोस्टली फ्रेश वाटर के अंदर ये मिलेंगे आपको। तो अगर हम बात करें एक्वेटिक में, तो एक्वेटिक में अगर फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो फ्रेश वाटर में आपका पाया जाता है पैरामीशियम, जो आपने सुना भी होगा। इसको स्लीपर एनिमल कहा जाता है, चप्पल जैसा जानवर। सही है। अब इसमें कुछ पैरासाइटिक भी होती हैं। तो पैरासाइटिक में कौन कौन से हो सकते हैं आपको देखेंगे तो यहाँ होते हैं बैलेंटिडियम, ये जो होता है वो पैरासाइटिक होता है। ठीक है। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है तो इनमें आपको पता होना चाहिए कि सिलिएटा नाम है, तो इनकी पूरी जो बॉडी होती है वो कवर्ड विद द सिलिया, वो सिलिया से कवर्ड रहती है। प्लस सिलिया जो अटैच होते हैं वो फ्लेक्सिबल पेलिकल से जुड़े होते हैं। तो इनमें मोशन जो होता है, लोकोमोशन, वो भी किसकी हेल्प से होता है? सिलिया की हेल्प से होता है। प्लस इसके अलावा ये अपने जो फूड को कैप्चर करते हैं तो वो भी सिलिया की हेल्प से ही करते हैं।
सही है। तो मुझे यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस नोट कर लेना है कि इनकी पूरी जो बॉडी होती है दैट इज़ कवर्ड विद द सिलिया दैट आर अटैच्ड टू द फ्लेक्सिबल पेलिकल लेयर, ठीक है, एंड दे ऑल्सो कैप्चर द फूड सब्सटेंसेज विद द हेल्प ऑफ सिलिया। क्लियर। नेक्स्ट जो होता है, अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन किस तरह का रहेगा। तो इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये हेटरोट्रॉफिक कैटेगरी में आता है। हेटरोट्रॉफिक का भी कौन सा होता है, होलोजॉइक। तो इनमें न्यूट्रिशन जो है वो होलोजॉइक टाइप का होता है, प्लस इनके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। तो यहाँ लिख देंगे बॉडी कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है इनके अंदर दैट हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। तो लिखेंगे दैट हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। क्लियर। तो ऑस्मो रेगुलेशन में ये हेल्प करता है। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे जो इसका बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कई बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ, दे शो न्यूक्लियर डाईमॉर्फिज्म। अब देखिए एक नया शब्द आपके सामने आया, न्यूक्लियर डाईमॉर्फिज्म। इसका मतलब होता है कि इनकी बॉडी के अंदर दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक मेगा न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो यानी स्मॉल न्यूक्लियस होता है। एक न्यूक्लियस बड़े आकार का होता है, एक न्यूक्लियस छोटे आकार का होता है। तो उसको जब दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, इसका मतलब इसको न्यूक्लियर डाईमॉर्फिज्म जो है दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सिलिएटा। है। तो हम देखेंगे जो न्यूक्लियर डाईमॉर्फिज्म है ये स्पेशली पैरामीशियम के अंदर पाई जाती है। और ये क्वेश्चन नीट में भी आया कि ऐसा कौन सा एनिमल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर डाईमॉर्फिज्म पाई जाती है, तो दैट इज़ द पैरामीशियम, वो पैरामीशियम होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे मैक्रो न्यूक्लियस है उसका वर्क क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे द मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो मतलब बड़ा, न्यूक्लियस टेक पार्ट इन वेजिटेटिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ। तो वेजिटेटिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं और जो ग्रोथ होती है उसमें टेक पार्ट करता है। बट माइक्रो न्यूक्लियस टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो ये चीज़ बेटा आपको ध्यान रखनी है कि जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है यानी छोटा न्यूक्लियस जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करता है, और जो बड़ा न्यूक्लियस होता है वो वेजिटेटिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है और वहाँ पे उसकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो ये यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको मार्क कर लेना है और ठीक से इसको याद भी रखना है। अब हम देखेंगे कि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है अकर्स बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन जो होता है इसके द्वारा इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के अलावा इसमें मल्टीपल फिशन जो है वो भी कभी कभी बडिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये सिस्ट फॉर्मेशन के द्वारा भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे बाई सिस्टेशन से भी होता है, एंड बाई बडिंग और बडिंग से भी होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये थोड़ा सा इनमें अलग टाइप का है, ये होता है बाई कॉन्जुगेशन मेथड से। है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, बाई कॉन्जुगेशन मेथड।
समझे। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको माइंड करके रखनी है। अब हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रोटिस्ट होते हैं जिनको कि सिलिएटा कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो मैं यहाँ पे उनके कुछ एग्जांपल्स आपको लिखूँगा। तो पहला तो आपको पता ही होगा पैरामीशियम, समझे, पैरामीशियम को इसमें रखा गया है। दूसरा ओपेलाइना जो होता है वो भी इसी कैटेगरी में आता है, ओपेलाइना, सही है। इसके अलावा आप देखेंगे तो पोडोफायरा भी इसी कैटेगरी में आता है, पोडोफायरा। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, पैरामीशियम, ओपेलाइना, पोडोफायरा। तो जैसे पीओपी हम इसको समझ सकते हैं शॉर्टकट में, पीओपी, सही है। और भी आगे आता है बैलेंटिडियम, मैंने आपको ऊपर लिख ही दिया है, तो हम लिख सकते हैं बैलेंटिडियम, समझे। अब इसके अलावा यहाँ पे एक वर्टिसेला जो है वो भी इसी कैटेगरी में रखा गया है, वर्टिसेला। अब देखिए इसको याद करने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपको ध्यान रखने का, पीओपी बीवी, समझे, यानी पीओपी से बनी बीवी, क्लियर, पीओपी से बनी बीवी, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना, पी फॉर पैरामीशियम, ओ फॉर ओपेलाइना, और पी फॉर पोडोफायरा, और बी फॉर बैलेंटिडियम एंड वर्टिसेला, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा था प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट, ये प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट का जो हमारा टॉपिक है वो अप्रॉक्स कंप्लीट हो चुका है। और बाकी आपको एनसीईआरटी पढ़ते रहना है। अगर कोई क्वेरीज आपके सामने आती है या कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं, जिससे मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आसानी से सॉल्व कर सकूं, क्लियर। तो यहाँ तक मैंने आज आपको पढ़ाया। अभी देखिए हमारा प्रोटिस्टा जो किंगडम है इसको थोड़ा ख़त्म होने के लिए अभी मैं आपको बता दूं इसमें कुछ और बचा हुआ है। तो अब हम जो फोर्थ कैटेगरी थी प्रोटिस्टा की, जिसको हम लोग स्लाइम मोल्ड्स बोलते थे, तो उनको थोड़ा पढ़ना अभी हमारे पास बाकी है। तो आई थिंक मैं मानता हूँ कि इन सारी चीज़ों को आप लोग ढंग से नोट कर लीजिएगा, क्लियर। ओके बेटा, थैंक यू।